क्योंकि बहुत सारे लोग रामलीला मैदान में ऐसे लोग आंदोलन करके गांव रिटर्न हो गए जो समय से पहले कर चुके थे वो, और पुलिस ने जेल में बंद करके बाहर भेज दिया। और बहुत सारे लोगों को तो सलवार फार पहन के, महिलाओं का ड्रेस पहन के भागना पड़ा दिल्ली छोड़ के। तो मैं ऐसे प्रोफेसर माननीय दिग्विजय सिंह का स्वागत अभिनंदन करता हूं, और हमारे मंच पे अध्यक्षता कर रहे जिनके नेतृत्व में वो कुशलता है, वो काबिलियत है। क्योंकि कौन व्यक्ति कितना विद्वान है ये महत्वपूर्ण नहीं होता, वो अपनी विद्वत्ता को, अपनी काबिलियत को दूसरे लोगों में कितनी डालने में सक्षम है, अपने ज्ञान को दूसरे के अंदर आरोपित पिरोपित रोपित करने में कितना सक्षम है, नेतृत्व की ये काबिलियत है। और निश्चित रूप से दिल्ली के उन समस्त कार्यकर्ताओं को जो लाल वर्दी पहन के घूम रहे हैं, ये साधारण कोई कार्यकर्ता नहीं है। अगर कोई साधारण समझता होगा तो भूल में है। ऐसे कार्यकर्ताओं का नेतृत्व कर रहे, हमारी अध्यक्षता कर रहे माननीय राजेश कुमार मौर्य जी का स्वागत अभिनंदन करता हूं, और उन समस्त कार्यकर्ताओं का अभिनंदन करता हूं जिनके हौतात्म्य पुरुषार्थ से, जिनके मेहनत से और कार्यकुशलता से आज एक से एक आदमी जुड़ते जुड़ते आज एक ऐसा महत्वपूर्ण दिन, जहां पूरा आधा भारत किसी अलौकिक देवी के सामने, काल्पनिक देवी के सामने घुटने टेक रहा होगा, आज उस व्यवस्था से अपने आप को मुक्त करके, उस अंधविश्वास से मुक्त करके एक प्रज्ञापूर्ण विश्वास के लिए एक ऐसे हाल में इकट्ठा हुए हैं। मैं सभी कार्यकर्ताओं का अभिनंदन करता हूं, इनके अभिनंदन के काबिल हैं वो लोग। और हम सभी लोगों को, जितने भी लोग हैं इस कार्यक्रम में आए हैं, उन कार्यकर्ताओं का निश्चित रूप से कृतज्ञ होना चाहिए, क्योंकि उनकी ही मेहनत के बदौलत आज हम इतने सारे भाइयों को एक साथ बैठकर इस अंतर्राष्ट्रीय विषय पर चर्चा करने का अवसर मिला है। सबका स्वागत अभिनंदन करते हुए अपनी माताओं बहनों का अभिनंदन स्वागत करता हूं, और आज का वक्तव्य मैं अपनी वही पुरानी तरीके से बोध कथा से शुरू करता हूं, क्योंकि बोध कथाएं अपने आप में कुछ होती नहीं है। बोध कथाएं अपनी कल्पना से बनाई जाती हैं। बोध कथा उसे कहते हैं जैसे किसी की बुद्धि खुल जाए। जैसे आप ताली बजा रहे थे, तो ताली दो तरह की होती है। एक ताली तो वो होती है जो घर के बंद दरवाजे को खोलती है, और दूसरी ताली वो होती है जो बंद दिमाग के दरवाजे को खोलती है। तो मैं चाहूंगा कि आप एक ऐसी ताली बजाएं जिससे यहां बैठे सारे लोगों का ब्लूटूथ ऑन हो जाए, क्योंकि जब तक ब्लूटूथ ऑन नहीं होगा तो कितना भी बढ़िया आकाशवाणी से कार्यक्रम आए, लास्ट में लोग यही बोलेंगे सितवा के कर बाप, तो उसका कोई मतलब नहीं, कोई औचित्य नहीं है। इसीलिए हम चाहते हैं कि एक भी शब्द आपके ब्लूटूथ से हो कर जाए, उसके बाहर से ना जाए। और ये इसी ब्लूटूथ के रूप में सम्राट अशोक ने 84,000 शिलालेख और स्तंभ बनवाया, लाट बनवाया। और जब इस देश में लाट थे तब हम सम्राट थे, आज लाट नहीं तो सम्राट नहीं। तो आज मैं इसी बोध कथा शुरू करूंगा अपनी बातें। एक पंखा बेचने वाला था सौदागर, वो गांव गांव गली गली घूम के पंखा बेचता था, और वह पंखा बेचते बेचते एक बार उस शहर के सम्राट के पास गया, उस एरिया के सम्राट के पास गया, और वो पंखा बेचता था तो चिल्लाता था, कहता था ले लो पंखे, ले लो पंखे, 100 साल चलेंगे पंखे, कभी नहीं टूटने वाला पंखा है ये, 100 साल तक चलेगा, इसकी पूरी गारंटी है। इस बात को सम्राट ने भी सुना कि भाई कैसा ऐसा पंखा है जो 100 साल चलेगा, टूटेगा नहीं। सम्राट ने अपने प्रतिवेदक को बोला कि जाओ, जो पंखा चिल्ला रहा है उसे दरबार में ले आओ। जब दरबार में लेकर पंखा वाला आया
तो सम्राट ने पूछा कि तेरे कई कैसे पंखे हैं? बोला जहांपना, ये पंखे 100 बरस चलेंगे, इसकी पूरी गारंटी मैं देता हूं। तो बोला कुछ सम्राट को तो बेवकूफ समझता है, किसके सामने तू झूठ बोल रहा है, तुझे पता नहीं है? बोला मैं झूठ नहीं बोल रहा हूं जहांपना, ये 100 साल चलेंगे, ये पूरी की पूरी गारंटी है। तो बोला ठीक है, जबकि सम्राट को पूरा भरोसा था कि 100 साल नहीं चलेगा, फिर भी तू कह रहा है तो तेरी बात मैं मान ले रहा हूं, जितनी कीमत लेना हो ले, पंखा रख दे, 1 हफ्ते बाद तू जरूर यहां आना, 1 हफ्ते बाद लौट के दोबारा आना। राजा ने पंखा खरीद लिया। राजा को पूरा भरोसा था कि वो ठग के चला गया है, दोबारा आएगा नहीं वो, लेकिन वो सही 1 हफ्ते पर आया और 1 हफ्ते में पंखा टूट गया था। 1-2 बार हिलाया, पंखा टूट गया। तब तो राजा को और भरोसा हो गया कि वो तो पक्का नहीं आएगा, लेकिन आया समय से वो। बोला जहांपना, आपने 7वें दिन बुलाया था, मैं हाजिर हो गया। बोला तू मुझे ठग कर चला गया था, देखिए तेरा पंखा टूट गया है। कैसे टूट गया? मैं तो बड़ा आश्चर्य हो गया, ये 100 साल चलने की पूरी गारंटी थी, हमारे पूर्वजों ने चलाया है, आपसे कैसे टूट गया? इसका मतलब आपको पंखा झलने नहीं आता, इसका मतलब पंखा झलने नहीं आता। बोला क्या बोल रहा है तू, सम्राट को पंखा झलना सिखाएगा? इतना बड़ा देश मैं चलाता हूं और पंखा झलना मुझे तो सिखाएगा? तो बोला हाँ सम्राट, आपको पंखा झलने नहीं आता। बोला कैसे डोलाते थे बताइए? तो बोला ऐसे ऐसे डोलाते थे। बोला बस यही चूक हो गई ना आपसे, आपने पंखा तो खरीदा लेकिन चलाने की विधि आपने नहीं पूछा हमसे, चूक आपसे हुई है, चूक मुझसे नहीं हुई। बोला कैसे चलाना था? बोला पंखा को स्थिर रखना था और सर हिलाना था। पंखा को स्थिर रखना था, सर हिलाना था। आपने ठीक से चलाया नहीं और कहते हैं पंखा ही गलत है। तो आज से 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान निर्माताओं ने एक पंखा दिया था संविधान के रूप में, 100 साल चलेगा, इससे लोक कल्याण होगा। लेकिन सम्राट को पंखा झलने आता ही नहीं, झलने आता ही नहीं। बदलना खुद को था, हिलाना खुद को था, परिवर्तन खुद को करना था, और ये संविधान बदलने चल पड़े हैं। बदलना खुद को है, परिवर्तित खुद को होना है, और ये खुद को न बदलकर कहते हैं संविधान ही गलत है। संविधान की समीक्षा होनी चाहिए। ये संविधान की समीक्षा करने वाले लोग क्या कभी खुद की समीक्षा किया? तो कहीं ना कहीं खुद की समीक्षा और खुद की परिवर्तन और सम्राट अशोक का आंदोलन यहीं से शुरू होता है। सम्राट अशोक का आंदोलन खुद से शुरू होता है। सम्राट अशोक के धम्म में और बुद्ध के धम्म में थोड़ा सा फर्क आपको लगेगा, क्योंकि बुद्ध का जो धम्म है वह व्यक्ति के विकारों को निकालता है और व्यक्ति से ही राष्ट्र का निर्माण होता है। बुद्ध का धम्म व्यक्ति के विकारों को निकालता है और सम्राट अशोक का धम्म राष्ट्र के विकारों को निकालता है। राष्ट्र के विकारों को निकालता है। इसलिए जब जब राष्ट्र भटक जाए, जब जब समाज भटक जाए, उस समय सम्राट अशोक के धम्म की आवश्यकता इस देश के रहनुमाओं को होगी, आज भी है। लेकिन हम अपना सर नहीं हिलाना चाहते, हम तो पंखा हिलाने वाले लोग हैं। हम खुद बदलना नहीं चाहते, हम दुनिया को बदलने चले हैं। तो सम्राट अशोक का आंदोलन ही खुद से शुरू होता है और यहीं से वो विषय स्टार्ट होता है, सांस्कृतिक भूमंडलीकरण, कल्चरल ग्लोबलाइजेशन। आपने बहुत सारा प्रवचन सुना होगा संत महात्माओं का, उदार चरिता नाम तू वसुधैव कुटुंबकम, कहते हैं लोग, सिर्फ करते नहीं। अशोक की खासियत सिर्फ यही है कि अशोक ने जिस विषय को छुआ उसकी हद पार कर दी। यही खूबी है। मैंने जहां तक परखा उन्हें, मैंने देखा कि जिस विषय को अशोक ने छुआ उसकी हद पार कर दी उन्होंने। जब मगध की सत्ता पानी थी
तो अपने ही भाइयों से जो अयोग्य थे शासन चलाने में, अपने ही भाइयों से जो संघर्ष का हद पार करना पड़ा, संघर्ष की जो पराकाष्ठा पार करनी पड़ी, उसको पार करके भी उन्होंने सत्ता प्राप्त की, मगध की सत्ता प्राप्त की। इस विषय पे उन्होंने हद किया। और चक्रवर्ती सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य के बाद, उनके पिता बिंदुसार के बाद, जब फिर मगध साम्राज्य को एक कुशल नेतृत्व की जरूरत पड़ी, तो उन्होंने अपने भाइयों के साथ संघर्ष किया और इस देश को एक कुशल नेतृत्व दिया। अगर शायद अशोक जैसा कुशल नेतृत्व न मिलता तो शायद हम आज यहां इतने लोग इकट्ठा न होते। छोटी छोटी बातें, इतने बड़े भारत को जब बृहत भारत से बृहत्तर बनाना हुआ, तो कलिंग की जो विजय अशोक ने की, जिसको चंद्रगुप्त और बिंदुसार ने भी नहीं जीता, छोड़ा था, उसको भी सम्राट अशोक ने कलिंग की विजय की। और उस विजय में जितनी हिंसा की हद पार की उन्होंने, शायद अब तक पूरे इतिहास में कोई भी इतना बड़ा युद्ध नहीं हुआ जिसमें अनुपातिक तौर पर इतनी ज्यादा हिंसा हुई हो। मैंने हिंसा की हद भी उन्होंने पार की, और हिंसा की हद को जब पार किए तो विजय हासिल की। और विजय हासिल करने के बाद क्या घटी घटना? दुनिया के सारे सम्राट विजय करने के बाद जश्न मनाते हैं। संवेदना देखिए अशोक की। दुनिया की सारे सम्राट विजयों के बाद युद्ध परांत जश्न मनाते हैं, लेकिन सम्राट अशोक मातम मना रहे हैं। कैसी विजय है ये? जहां जश्न का, नृत्य का तांडव होना चाहिए, वहां पर मृत्यु का मातम मन रहा है। क्यों हो रहा है? अशोक को इतने बड़ी विजय पर खुशी हासिल होनी चाहिए। इस विषय को छुआ था डॉक्टर साहब ने, मातम मनाया। वो मातम सिर्फ इसलिए बनाया कि सम्राट अशोक संवेदनशील थे। अगर असंवेदनशील होते तो शायद वो भी वैसे ही राजा होते जो उनके पूर्व राजाओं ने किया था। लेकिन संवेदनशील थे, उन्होंने उस मानवीय संवेदना को समझा। जब एक औरत कराहती हुई सामने आई, एक बच्चा बिलबिलाते हुए जब सामने आया, एक बूढ़ा बेसहारा दिखा अपने बेटे का अभाव में, तो उन्होंने देखा कि एक व्यक्ति की जब हत्या होती है तो कितने लोग प्रभावित होते हैं उससे, कितने लोग प्रभावित होते हैं। उसके रिश्तेदार, उसके चाहने वाले, उसके धर्म के अनुयायी, उसके संप्रदाय के अनुयायी, उसके जिस विभाग में नौकरी करता होगा उस विभाग के लोग, यानी कितने लोग सिर्फ एक अहिंसा से प्रभावित होते हैं। इतनी गहराई से सोचा अशोक ने। तो इतनी गहराई से सोचने वाला राजा निश्चित रूप में जश्न नहीं, मातम मनाएगा। और मातम मना के संतुष्ट नहीं हो जाते, मातम ही मना के संतुष्ट नहीं हो जाते। इस मातम का प्रायश्चित क्या होगा, क्या करना होगा ताकि इस जनता के ऋण से मैं उर्ण हो सकूं? इसके लिए क्या करना होगा? तो उन्होंने रणभेरी को बंद किया और धम्मभेरी का धम्म घोष करते हुए, धम्म विजय का ऐलान करते हुए लोक कल्याण की ठान ली। लोक कल्याण की जब ठानी, वहां भी हद कर दी। ऐसी हद की कि जनता का नैतिक और आध्यात्मिक इतना उत्थान किया, इतना विकास किया कि देवता और मनुष्य एक हो गए। देवता और मनुष्य एक हो गए, जो किसी से आपस में मिल नहीं सकते थे। बड़े लोग छोटे लोग से मिल नहीं सकते थे, छोटे लोग बड़े लोगों के साथ रह नहीं सकते थे। ऐसा सामाजिक वातावरण बनाया कि बड़े लोग और छोटे लोग समता समानता के विचारों के संवाहक हो गए। और धरती पर जो देवभूमि कही जाती है, वास्तव में सम्राट अशोक का शासन काल ही देवभूमि कहने लायक है। वो सब तो कल्पनाएं हैं जो सुनते हैं आप, लेकिन कल्पना नहीं, इतिहास है। इतिहास उसे ही कहते हैं जैसा निश्चित ही ऐसा हुआ है, उसे इतिहास कहा जाता है। ऐसा काम अशोक ने किया। धर्म और संस्कृति को जब छुआ, वहां भी हद की उन्होंने, वहां भी हद की। हद का मतलब जो कोई ना कर सका, वो संस्कृति। सम्राट अशोक के सारे कार्य का सबसे महत्वपूर्ण जो तो कार्य था संस्कृति का आंदोलन। और संस्कृति की परिभाषा क्या होती है?
एकदम आसान भाषा में बता रहा हूं, लोक भाषा में। इस बात को प्रोफेसर साहब ने बड़ी अच्छी से बताया था। संस्कृति का स्वाभाविक जो अर्थ होता है, ये तीन शब्द एक साथ आते हैं, प्रकृति, विकृति और संस्कृति। प्रकृति, विकृति और संस्कृति। प्रकृति उसे कहते हैं कि हमें भूख लगी है तो मुझे रोटी चाहिए, तो अपने भूख के लिए रोटी का इंतजाम किया मैंने और मैंने खा लिया। तो अपनी भूख मिटाने के लिए जो रोटी पैदा की जाती है प्रकृति है, क्योंकि हर जानवर करता है, हर इंसान करता है, अपने पेट की भूख के लिए रोटी पैदा करता है और अपने हिस्से की खाता है। तो प्रकृति वो है जो अपने हिस्से की खाए, और विकृति उसे कहते हैं जो अपना तो खा ही रहा है, दूसरे की छीन के भी खा लेता है। अपना हक तो खा ही रहा है, दूसरे की भी छीन के खाता है, उसे विकृति कहते हैं। और संस्कृति, अपना खा रहा है तो आधी रोटी अपने खाया और आधी रोटी अपने पड़ोसी को दे दिया, यही संस्कृति है, यही संस्कृति है। और हम ऐसी ही संस्कृति के संवाहक हैं, ऐसी ही संस्कृति के प्रवर्तक हैं। हम ऐसी संस्कृति के विध्वंसक कभी नहीं हो सकते। और आज अगर ऐसा वातावरण नहीं है समाज में, लोग दूसरे के अधिकार को हनन करने में लगे हैं, दूसरे की रोटी खाने में लगे हुए हैं, अपनी माँ बहन को माँ बहन समझते हैं और दूसरे की माँ बहनों के साथ सामूहिक दुष्कर्म करते हैं, ये क्या देवी देवताओं का देश हो सकता है? ये संस्कार कहां से आए? तो निश्चित रूप से हमने सम्राट अशोक की महान संस्कृति को हमने भुला दिया। तो जो संस्कृति को भुलाएगा वो विकृत तो हो ही जाएगा, वो विकृत तो हो ही जाएगा। उसी को भुलाने का ये साइड इफेक्ट है जो आज जो देश में वातावरण रोज पेपर अखबारों में देख रहे हैं। अपने पूर्वजों को भुलाने का नतीजा है। जो सील को भूल जाएगा वही तो अश्लील हो जाएगा, जो सील को भूलेगा वही अश्लील हो जाता है। और आज मीडिया से लेके, अखबार से लेके, गायक से लेके, लेखक से लेके जो समाज को दिशा देते हैं, आज वो सीलवान नहीं बल्कि सब के सब अश्लील हो गए हैं। और उसी वातावरण में हमारे बच्चे पैदा हो रहे हैं जो रोड पर निकलकर अपनी माँ बहनों को माँ बहन नहीं समझते हैं। उसी संस्कारों का नतीजा है। तो जो मीडिया के माध्यम से आप लोग जो देख रहे हैं, अखबार और मीडिया, तो मुझे ऐसा लगता है जैसे समाज की पूरी नकारात्मक चीजों को दिखाने का ठेका ले लिया है। एक चोर नेता हो जाता है, उसको पूरे देश में दिखाया जाता है, और एक अच्छा नेता होता है, उसको कहीं दिखाया नहीं जाता। क्योंकि आज भी हम ये मानने को तैयार हैं कि एक भी व्यक्ति अच्छा आदमी नहीं है, सब के सब चोर हैं। क्यों चोर मानते हैं? क्योंकि जब अपने घर में हम ताला लगाते हैं तो किसके डर से लगाते हैं? कि मैं तो इस गांव में एक अच्छा आदमी हूं, मेरे पड़ोसी सब चोर हैं, पता नहीं कौन चुरा लेगा, तो मैं उस पड़ोसी के डर से ताला लगाता हूं। अब मेरा पड़ोसी जो घर में ताला लगाया वो भी यही सोच के लगाया है कि मैं तो अच्छा आदमी हूं, गांव के सब चोर हैं, कौन चुरा लेगा। तो पड़ोसी मुझसे डर रहा है और मैं पड़ोसी से डर रहा हूं। पूरा गांव ईमानदारों का गांव है और सब चोरों से डर रहे हैं, पता नहीं कौन चोर है। इसका मतलब कि पूरा का पूरा गांव चोर है, खुद को चोर मानने को तैयार नहीं है। तो सम्राट अशोक का आंदोलन यहीं से शुरू होता है। सम्राट अशोक का आंदोलन यहीं से शुरू होता है। अंतःकरण का परीक्षण। कहते हैं कि खुद को जांचना। अगर तूने शराब पी है तो तुझसे बढ़िया कौन जानता है? इसमें किस गुरु की जरूरत है? किसी भी आसाराम बापू की जरूरत, क्योंकि जो खुद ही इतना पवित्र है वो दूसरों को क्या पवित्र बनाएगा। अभी मैं गोरखपुर जा रहा था, मैं ऊपर सीट पे बैठा था, एक आदमी नीचे सीट पे, उसने कहा कि इसकी क्या गारंटी है कि वो सही है, गलत रिपोर्ट है, इसकी क्या गारंटी है कि सही रिपोर्ट दी जा रही है। तो हमने कहा ये तो गारंटी तभी दी जा सकती है जब आपके बेटी पर गुजर जाएगा, तब पता चलेगा कि सही है, क्योंकि तभी प्रूफ आपको सही पता चलेगा। क्योंकि पड़ोसी के घर अगर चोरी हो गई और उसका पड़ोसी सजग नहीं हो गया, इसका मतलब गांव मुर्दों का गांव है। पड़ोसी के घर चोरी हुई, मेरे घर नहीं ना हुई है, मेरे घर होगी तो मैं कल देखूंगा। तो सजग वही होता है जो पड़ोसी घर चोरी हो और सजग हम हो जाएं कि हमें कैसे रहना चाहिए। तो सम्राट अशोक का आंदोलन यहीं से शुरू होता है। अंतःकरण का परीक्षण। तू खुद जांचना, अगर गलती किया है तो तुझसे बढ़िया कौन जानता है, किससे छुपा रहा है।
तो अशोक ने कोई भी ऐसा काम नहीं किया जिस काम को क्षेत्र में बांधा जाए कि ये काम किसी भारत के लिए है, ये काम पाकिस्तान के लिए है, ये काम किस देश के लिए है। वो काम जिन्होंने सारा काम किया, वो सारा काम एक व्यक्ति के लिए है, एक लोक कल्याण के लिए है।